मंदिर डोनेशन केस को सिर्फ एक न्यूज़ की तरह नहीं देखेंगे। एज अ सीए मैं 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढूंगा। पहला, इंटरनल कंट्रोल्स में क्या चीज़ फेल हुई। नंबर 2, वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। नंबर 3, स्टार्टअप फाउंडर्स इस केस से क्या सीख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये केस बाहर कैसे आया है। सबसे पहले 7 जून को एक पॉलिटिकल लीडर ने ट्वीट किया था कि राम मंदिर में कुछ कैश की साइफनिंग हो रही है, जिसके बाद 13 जून को यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने एक एसआईटी फॉर्म करी, जिसके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ये फाइंड आउट हुआ कि कुछ कैश एम्बेजलमेंट हो रहा है। जैसे लोग अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स अंदर लेके जा रहे हैं कैश काउंटिंग रूम्स में, अपने कपड़ों में पैसे छुपा रहे हैं, जिसके बाद इस सोसाइटी का स्कोप और बढ़ा दिया गया है। अब हमारा जो मैटर है वो है वेदर इंटरनल कंट्रोल्स को डिज़ाइन किया था या नहीं किया गया था। इन द ईयर 2020 राम मंदिर के जो ट्रस्ट हैं उनने एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को बुलाया था कि टू एवेलुएट कि प्रोसेसेस जो हैं वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो वो जो एजेंसी है, जो इंडिपेंडेंट ऑडिट एजेंसी थी, उसने बताया कि जो प्रोसेस अभी चल रहे हैं वो काफ़ी अनप्रोफेशनल है, जिसके कारण चोरी वगैरह जैसी जो रिस्क है वो हाईली बढ़ जाती है। जिसके बाद ट्रस्ट ने एक मीटिंग करी थी और कुछ रूल्स ले डाउन किए थे, जैसे सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो एटलीस्ट 180 डेज़ के लिए रखने पड़ेंगे। नंबर 2, जो दूसरे ट्रस्ट वगैरह हैं जैसे उनमें चलता है कि जो भी काउंटिंग सेंटर्स में लोग जाएंगे उनके कपड़ों में पॉकेट्स नहीं रहने चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या वाकई में इम्प्लीमेंट हुई? जैसे कि हमने देखा कि ट्रस्ट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाए हुए थे, पर क्या वाकई वो इम्प्लीमेंट हुए? आप अगर एसआईटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें ऐसा क्लियरली मेंशन्ड है कि जो रूल्स लिखे हुए थे वो फॉलो डे टू डे एक्टिविटीज़ में नहीं हो रहे थे। जैसे जाते वक्त अंदर कोई चेकिंग नहीं हो रही थी, बाहर आते वक्त कोई चेकिंग नहीं हो रही थी। दूसरा, जो कपड़ों को लेके बात हुई थी कि पॉकेट्स नहीं होने चाहिए, वैसा कुछ ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। एंड एज फार एज सीसीटीवी कैमराज आर कंसर्न, सिर्फ 45 डेज़ की फुटेजेस ही मिली हैं, बाकी पुरानी जितनी फुटेजेस हैं वो डिलीट कर दी गई है। तो ये हमें बताता है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स इन्हें इम्प्लीमेंट किए थे वो सारे ऑन पेपर्स ही थे, एक्चुअली में ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक था। अभी तक जैसे हमने देखा कि डिज़ाइनिंग हो गई थी, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं था, तो क्या मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही थी? तो ऐसा नहीं था। देयर वर एटलीस्ट 50 लोग थे जो एक काउंटिंग सेंटर में अवेलेबल थे। उस काउंटिंग सेंटर में 3 अलग टीम्स थी। सबसे पहली जो कैश गिन रही थी, नंबर 2 जो वाउचर्स बना रही थी, नंबर 3 थी ऑडिटिंग टीम। पर जो मॉडस ऑपरेंडी था वो 2 पार्ट्स में डिफरेंट है। सबसे पहले जो मॉडस ऑपरेंडी था, सीधे सीधे काउंटिंग सेंटर से ही कैश लेके घर जा रहे थे, और उसके बाद जब ट्रस्ट को ऐसा लगने लगा कि 500 के जो बंडल्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो उन्होंने एडिशनल कैमरास फिट इन करवाए और गार्ड्स वहाँ पे खड़े करने चालू किए। तो उन्होंने मॉडस ऑपरेंडी ही बदल दी, जिसमें वो हर नोट, जो एक बंडल है 500 का, उसमें अगर 100 नोट्स होते हैं तो फिर 50,000 होता है। बट वो लोग क्या कर रहे थे कि एक ही बंडल में 110 to 120 नोट्स डाल रहे थे, जो कि ऑडिट और वाउचर में ऐसा आ रहा था कि एक बंडल में सिर्फ 100 नोट्स है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ नोट्स वो लोग बीच में एक ऐसी जगह जाते थे जहाँ पे वो एक्स्ट्रा नोट्स को निकाल लेते थे और उसे आपस में बांट लेते थे, जिसके कारण ये चीज़ पकड़ी नहीं जा रही थी। इस पार्ट में हम एवेलुएट करेंगे कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जहाँ पे डोनेशंस और वैल्यूएबल्स हैंडल किए जाते हैं। सबसे पहला कंट्रोल जो आता है वो होता है आपका सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एंड ड्यूअल कंट्रोल। उसमें ये होता है कि जब आपका डोनेशन बॉक्स खुलता है तो उसमें एटलीस्ट 3 से 4 लोग प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि वो लोग देख पाएँ कि कितना निकला है, कैसे निकला है। सिंगल आदमी के हाथ में नहीं देना चाहिए। नंबर 2, ड्यूअल कस्टडी। कभी भी कैश की कस्टडी जो है सिंगल मैन को नहीं जाएगी, चाहे वो ओपनिंग के टाइम हो, चाहे काउंटिंग के टाइम में हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे हो, या चाहे रिकाउंटिंग या वाउचिंग के टाइम पे हो। हमेशा 2 लोग होने चाहिए। द सेकेंड कंट्रोल इज़ द इंडिपेंडेंट एंड रोटेटिंग ऑडिट, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो ऑडिटर्स हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज किए जाते हैं और एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी को रिपोर्ट करते हैं, जैसे ना कि ट्रस्ट के लोगों को। नंबर 3, फिजिकल एसेट का रिकन्सिलिएशन होता है रैपिडली। जैसे यहाँ पे फिजिकल एसेट्स का रिकन्सिलिएशन हर 3 महीने में हो रहा था। ट्रस्ट बैठक तो करती थी, बट एसआईटी की रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन्ड है कि उसकी
जो वैल्यूएबल्स जो चढ़ा हुआ आता था जैसे गोल्ड और सिल्वर, उसका रिकन्सिलिएशन का जो कंट्रोल था वो इतना प्रॉपर नहीं था। मतलब कभी कभी रिपोर्ट होता था, कभी कभी रिपोर्ट नहीं होता था। और नंबर 4 मेन पॉइंट जो है, जो बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस में आता है कि इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ओवरसाइट, मतलब कि ट्रस्ट के लोग ना देख के बाहर की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो कि अल्टीमेटली ट्रस्ट को रिपोर्ट करती है, वो भी उस पूरे प्रोसेसेस को इवैल्यूएट करे और अपना ओपिनियन दे। नंबर 5 ग्लोबल प्रैक्टिसेस अब आगे बढ़ चुकी हैं और रियल टाइम पे जो ट्रैकिंग होती है डोनेशंस की वो करना चाहिए। जैसे RFID बेस्ड स्कैनर्स आते हैं जिसके कारण कैश की काउंटिंग, डोनेशंस, इन सब में एम्बेजलमेंट के केसेस कम हो रहे हैं। पार्ट 3 में हम इवैल्यूएट करते हैं कि राम मंदिर डोनेशन केस में सबसे बड़े लैप्सेस सिस्टम में कहाँ पे हुए। सबसे पहला लैप्स जो था वो था फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, मतलब जो लोग अंदर जा रहे थे या बाहर आ रहे थे उनकी ना कोई चेकिंग हो रही थी, ना कोई कंट्रोल था। कुछ टाइम बाद ट्रस्ट ने कंट्रोल ज़रूर लगाए, उन्हें अलाउड था, बट उसके बाद भी जो रूल्स ले डाउन किए गए थे वो सिर्फ़ और सिर्फ पेपर्स पे थे। ना उनके अंदर या बाहर जाते टाइम चेकिंग हो रही थी, ना ही उनके पॉकेट्स में जो मतलब जो ड्रेसेस थी जिसमें डिसाइड किया गया था कि पॉकेट्स नहीं होंगी वो था। ऐसे ही अगर हम तिरुमला टेम्पल का देखें, तिरुमला टेम्पल में जो काउंटिंग सेंटर्स होते हैं वो चारों तरफ से ग्लास लगे होते हैं, मतलब कोई भी काउंटिंग का प्रोसेस देख सकता है। प्लस वो लोग सिर्फ वाइट कपड़े पहनते हैं। नंबर 3 उनके जो भी ड्रेसेस हैं उसमें कोई भी पॉकेट्स नहीं होता। सेकेंड लैब्स जो था वो था CCTV कैमरा से रिलेटेड, मतलब जो डिटेक्शन सिस्टम इनने प्लेस किया था कि CCTV कैमरा को देख के हम हमारा जो भी चोरी या कुछ गलती अगर हो रही होगी तो हम उसे पकड़ लेंगे। उन CCTV कैमरा के प्लेसमेंट में भी कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स थे या वो लोग उन CCTV कैमरा का व्यू ब्लॉक कर देते थे, जिसके कारण वो ईज़िली अपना ये जो भी कैश हैंडल करना पड़ रहा था वो ईज़िली लेके बाहर जा पा रहे थे। नंबर 3 जो फाइनेंशियल रिव्यू का जो प्रोसेस था वो बहुत लेट होता था। जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यूएबल्स की जो रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट होती थी वो क्वार्टरली रिव्यू होती थी। अगर वो मंथली या फोर्टनाइटली होती तो आई थिंक बहुत जल्दी रिकन्सिलिएशन होने के कारण जो प्रिपरेटर्स थे उन्हें ये मौका नहीं मिलता कि वो बीच में से कुछ उसका एम्बेजलमेंट कर पाएँ। लैब्स नंबर 4 जो है हायरिंग वाला लैब्स, जो कि सबसे बड़ा लैब्स है इस पूरे राम मंदिर डोनेशन केस में, जिसमें SBI ने अपना कलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज करके जो एक प्रयागराज बेस्ड फर्म्स है उन्हें आउटसोर्स किया था। उनकी जो हायरिंग प्रोसेस है बेसिकली उनके जितने भी लोग हैं वो प्रोफेशनल्स होना चाहिए था, बट ट्रस्ट ने उन पर प्रेशर बना के अपने लोगों को हायरिंग करवा ली, जिसके कारण ये सारा मॉडस ऑपरेंडी उनके लिए और भी आसान हो गया। नंबर 4 एस्केलेशन और अकाउंटेबिलिटी। मोस्टली जब इतनी बड़ी ट्रस्ट होती है जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं, जो भी अकाउंटेबिलिटी होती है वो प्रोएक्टिव होनी चाहिए, ना कि रिएक्टिव। यहाँ पे जब चीज़ें हाईलाइट हुई, जब एक पॉलिटिशियन ने ट्वीट किया उसके बाद ये सारी चीज़ें निकल के आई, जिसको इनिशियली ट्रस्ट ने बहुत डिनाई कर दिया था। इंस्टेड ऑफ रिसर्चिंग कि क्या हमारी तरफ से कोई गलती हुई है या नहीं हुई है, कि SIT के प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में क्लियरली ये चीज़ें निकली हुई है कि लैप्सेस हुए हैं। तो अकाउंटेबली प्रोएक्टिव होनी चाहिए, रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए। पार्ट 4 हमारे सजेशंस। इस पार्ट में हम सजेस्ट करेंगे कि क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस करने के बाद ये जो एम्बेजलमेंट और थेफ्ट के जो केसेस हैं उन्हें कम किया जा सकता है और पब्लिक ट्रस्ट को रिगेन किया जा सकता है। नंबर 1, सबसे पहले तो ट्रस्ट को एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी बनानी चाहिए, जो कि जिनमें जो लोग रहेंगे वो आउटसाइड द ट्रस्ट रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। उन्हें खुद की हायरिंग करनी चाहिए जो कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे हायरिंग हो, और उन प्रोफेशनल्स को कैश काउंटिंग मैकेनिज्म में इंक्लूड किया जाए, ताकि जो भी ऑडिट की फाइंडिंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करें। वंस ऑडिट कमेटी उस पर अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेट करा के उस चीज़ को ट्रस्ट के सामने रखना चाहिए, जिसके कारण थेफ्ट के जो केसेस हैं या किसी को कुछ चेंजेस करने हो तो ईजी रहेगा। इसके कारण पब्लिक ट्रस्ट भी बढ़ेगा और इंडिपेंडेंस भी बनी रहेगी। नंबर 2, ट्रस्ट को अपनी वेबसाइट पे एक रियल टाइम डोनेशन ट्रैकिंग सिस्टम रखना चाहिए, जिसमें जैसे कि कैश काउंटिंग की 2 शिफ्ट्स में काम होती है। पहला शिफ्ट होता है 8 से लेकर 2 बजे तक, तो उस चीज़ में जो भी चढ़ावा आया है उसको इमीडिएटली विदिन 10 to 15 मिनट्स आप डैशबोर्ड पे अपडेट कर लीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति उसको
सेम डे पता चल सके कि कितना डोनेशन आया। सिमिलरली जो वैल्यूएबल्स की रिकन्सिलिएशन होती है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि 2 शिफ्ट्स में कर दें, तो या तो वो 1 दिन में कर दें या 3 दिन में कर दें, बट उसकी रिपोर्टिंग हैंड टू हैंड अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे अगर होगी तो पब्लिक का ट्रस्ट भी बढ़ेगा और ग्रेटर एक अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी जो लोग काउंटिंग और वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो थर्ड सजेशन हमारा जो है वो है रोटेशन ऑफ स्टाफ। कैश में जो भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैश कलेक्शन, कैश काउंटिंग, कैश की वाउचिंग, नंबर 4 कैश की ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीज़ों में जो भी स्टाफ है वो रेगुलरली रोटेट करना चाहिए। रोटेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक व्यक्ति अगर एक ही प्रोसेस में काम कर रहा है तो उसे उस प्रोसेस के लूप होल्स पता लगते हैं, तो जैसे ही उन्हें लूप होल्स पता लगते हैं वो उसको मिसयूज़ करने का सोच सकता है। जैसे कि आप कभी बैंक गए होंगे तो हर दूसरे या तीसरे महीने पे सेम काउंटर पे अलग अलग लोग मिल जाते हैं और आप जनरली जिस व्यक्ति से डील करते थे वो किसी और काउंटर पे किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैठे होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ताकि वो एक ही प्रोसेस में बार बार ना बैठे रहें। यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो पिछले 5 साल से सेम व्यक्ति लोग, सेम आदमी वॉचिंग कर रहा था, सेम आदमी कैश काउंटिंग कर रहा था। रोटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स होता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। नंबर 4 ट्रस्ट को अपना ही एक विसल ब्लोअर मैकेनिज्म लाना चाहिए, जहाँ पे कुछ ट्रस्टीज़ विसल ब्लोअर कमेटी में रहेंगे जिन्हें कोई भी आम आदमी या ट्रस्ट के अंदर या राम मंदिर में कैसे भी काम करने वाले लोग इरेगुलरिटीज़ के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। उस इरेगुलरिटीज़ के बारे में विसल ब्लोअर के मैकेनिज्म की जो कमेटी रहेगी उसमें वो लोग उस विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देंगे। दूसरा, जो भी कंप्लेंट आई है उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करेंगे, अगर वो गलती है तो उसे ट्रस्ट के सामने रख के उसे ठीक किया जाएगा। इससे अपनी एक पब्लिक ट्रस्ट भी बढ़ेगा उसमें। अब ये जो पूरी स्टोरी है राम मंदिर में जो पूरा केस हुआ है उसमें स्टार्टअप फाउंडर्स, बिजनेसमैन जो करोड़ों की काउंटिंग तो नहीं करते शायद लेकिन लाखों की ज़रूर करते हैं, उनके लिए कुछ एक लेसन्स हैं। नंबर 1, अगर आपने कोई भी पॉलिसी बनाई है और उसे अगर ग्राउंड पे नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए हैं तो वो पॉलिसी सिर्फ एक PDF बन के रह जाएगा। दिस शोज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए लेकिन उसकी मॉनिटरिंग भी होती रहनी चाहिए। मतलब आपके कम्युनिकेशंस इतने इजीली फ्लो होने चाहिए कि जो लोग हैं वो इजीली आपको रिपोर्ट कर पाएँ विदाउट एनी फियर। लेसन नंबर 2, जो भी आपके इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं उनको अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली आपको रीइवैल्यूएट करते रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल महाकुंभ के टाइम पे क्योंकि एकदम से चढ़ावा बहुत तेज़ी से बढ़ गया लेकिन प्रोसेस सेम रहा, इस कारण से इन घटनाओं को अंजाम दे पाए। जैसे जैसे आपका साइज़ बढ़ता है आपको अपने रिस्क के जो पैरामीटर्स हैं उन्हें इवैल्यूएट करना चाहिए और उसी के हिसाब से अपने कंट्रोल पैरामीटर्स को इवैल्यूएट करके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना पड़ता है। नंबर 3, पर्सनल ट्रस्ट के बेसिस पे आपको हायरिंग नहीं करनी चाहिए। कहीं कहीं कुछ चीज़ों में प्रोफेशनल्स की हेल्प लगती है। फॉर एग्जांपल, आपके कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए अगर आप किसी CFA को हायर कर रहे हैं तो यू कैन नॉट हायर ऑन द बेसिस कि ही इज़ माई रिलेटिव और शी इज़ माई रिलेटिव। आपको किसी प्रोफेशनल को, किसी CA, CS या CMA को हायर करना चाहिए जो आपको बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प कर पाए। नंबर 4, एक्सटर्नल ऑडिट जो सिर्फ हम एक बर्डन की तरह लेके चलते हैं उसे वैसे नहीं व्यू करना चाहिए। इंस्टेड वो हमें हेल्प करते हैं। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो शायद एक्सटर्नल ऑडिट हमें कुछ अच्छा फीडबैक देके हमारे सिस्टम्स को और दुरुस्त कर सकता है जिसके कारण हम इजीली स्केल अप कर सकते हैं। फाइनली, अगर राम मंदिर जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन में ऐसे इंटरनल कंट्रोल के फेलियर्स सामने आ सकते हैं तो आपका, मेरा बिजनेसेस में भी ईजिली क्रीप इन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ सोचनी है कि कोई भी इंटरनल कंट्रोल को सेट एंड फॉरगेट नहीं कर सकते हैं। आपको बार बार अपने इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू करते रहना चाहिए। और रूल्स बनाना तो इजी है लेकिन उन्हें एनफोर्स करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो किसी न किसी लीकेजेस के कारण आपका बिजनेस स्लो हो सकता है। अगर ये CA पर्सपेक्टिव आपको यूज़फुल लगता है तो फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फॉर मोर विजिट स्टार्टअप विद प्रियांक।